Good morning. Let's start the class. हाँ जी, कल हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और इसके ये कारण पढ़े थे कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप कौन कौन। अब वो पूरे कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कि किन रीजंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। फर्स्ट है डिमांड साइड इफेक्ट। इन रिसेशन वी कैन एक्सपेक्ट डिमांड deficiency unemployment, sometime called cyclical unemployment, increase significantly. The reason which can cause demand side unemployment are mentioned as below. डिमांड साइड इफेक्ट की वजह से डिमांड साइड फैक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट आ गया हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, डिमांड की वजह से देखो डिमांड कम हो गई लोगों की। डिमांड कम होने की वजह से जो मतलब जो कंपनी होगी उसको क्या होएगा? उसको तो लॉस होएगा ना। डिमांड कम हो गई, लोग जा रहे हैं, डिक्लाइनिंग हो रही है, तो वो क्या करेगा? लोगों को निकालेगा, क्या रखेगा? लोगों को निकालेगा। ठीक है, उसको हाई रेट पड़ेंगे इंटरेस्ट के, ठीक है, इसलिए वो क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे, बिकॉज उनको निकालना ही पड़ेगा। ग्लोबल रिसेशन, अगर सारे बिजनेस पीक पे थे, हर सबको कॉस्ट कट करनी पड़ रही है अपने बिजनेसेस में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे ही करेंगे। देन नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इनकम और एक्सपेंडिचर इकट्ठे नहीं चल रहे हैं, वो सेविंग पे ज्यादा लगा रहे हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो लो इनकम अपनी सेविंग्स पे ज्यादा लगा रहे हैं और कंजप्शन पे कम लगा रहे हैं, तो इस वजह से भी क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। देन फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होगा? इनकम अमाउंट में लॉस है, ठीक है, मनी कम है, डिमांड फॉल्स कर रही है, ठीक है, न्यू हायर कैसे कर सकते हैं फिर? अगर डिमांड ही कम हो गई है, लोग हमारा प्रोडक्ट ही कम खरीद रहे हैं, तो हम न्यू हायर कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स, सप्लाई के साइड इफेक्ट्स क्या हो गए? यानी कि हमने अब प्रोडक्शन, सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन। फर्स्ट आ गया फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल यानी कि दिस occurs when people are between different job. For example, a school leaver may take some time to get his first job. There will always be some degree of friction, unemployment in the employer. फ्रिक्शनल्स क्या बोल रहे हैं वो? कि स्कूल लीवर, मान लो मेरी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो मुझे एकदम से जॉब नहीं मिलती है, एकदम से जॉब नहीं मिलेगी, तो वो जो टाइम बीच में गैप आ गया, दैट इज फ्रिक्शनल। क्या वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी? फिर स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या हो गया? ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है, कभी कभी हमें अपने एरिया में नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन हम अपने एरिया के क्लोज जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती है, तो हम फिर जॉब को निग्लेक्ट करते रहते हैं, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। ठीक है, वही ग्लोबल मोबिलिटी वही हो गई कि हमें डिफिकल्टी होती है, एम्प्लॉयज मूव भी नहीं करना चाहते डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, वो अपने घर के पास ही जॉब करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल, आपको पता है, चेंजेस रेगुलरली आते ही जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, ठीक है, इसकी वजह से भी लोगों को काम मिलना कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, दैट इज सिर्फ लर्निंग प्रोसेस है, मतलब हमारा जो स्टडी का है, लेकिन अब क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल चल रहा है। देन इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट्स कहाँ पड़ेंगे? इंडिविजुअल और सोसाइटी पे पहले क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या आएगा? इनकम का लॉस होएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस होएगा, जॉब की स्किल का लॉस होएगा, ठीक है। अब वो कोई इंसान है, वो बेला बैठा है घर पे, ठीक है,
तो वो भूलेगा ही ना अपनी चीजें। आपने कई बार हाउसवाइफ से सुना होगा कि मेरे को तो ये आता था, मैं भूल गई। है ना? सुना है ना? वो क्यों होता है? क्योंकि वो जॉब ही नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। जब तक वो अपने जॉब को, कोई अपनी स्किल को करते नहीं रहेंगे, वो भूलेंगे। कोई भी है चाहे, जैसे ही वो अपनी स्किल छोड़ेगा वो भूल जाएगा। देन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ये चलती रहती हैं, ठीक है। कभी कुछ आ गया, कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कभी कोविड आ गया, तो इसी की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। देन इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होएगा? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल इफेक्ट द इकोनॉमी। इससे क्या होगा? Society could have produced but did not. The GNP gap is one of the way to measure cost of unemployment. कॉस्ट जो है जीडीपी की, उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई और स्टेडी चला जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे। द लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखो, पर्सनल टैक्स कहाँ से लेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को जब तक कोई इनकम नहीं जनरेट करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो उसका टैक्स का भी लॉस हो रहा है। मेजर टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते? फर्स्ट आ गया मॉनिटरी पॉलिसी। इसमें क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, परचेजेस ऑफ सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। द सेंट्रल बैंक में buy short-term bonds and government security, treasury bill from individual as well as institutes. The purchase of security can increase money supply and increase the purchasing power of the individual and the firm. देखो, जो भी मार्केट में बॉन्ड्स हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म, और जो भी सरकार के ट्रेजरी बिल्स हैं, बैंक क्या कर रही है? उसको बाय कर रही है, खरीद रही है। तो खरीद रही है मतलब लोग बेच रहे हैं। लोग बेच रहे हैं, जो बेचता है उसको पैसे मिलते हैं। जो खरीदता है वो पैसे पे करता है, और जो बेचते हैं उनको पैसे मिलते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो जब इंडिविजुअल्स अपने बॉन्ड्स बैंक को बेच देगी, तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल की तरफ चली जाएगी। इंडिविजुअल को मनी सप्लाई मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी। जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो लोग अपनी इनकम जनरेट करने की, परचेजिंग पावर को बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि लोग अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। देन फ्लोइंग द रिजर्व equipment. Reserve equipment refers to the amount commercial banks are required to keep in the central bank during period of unemployment. The central bank this reserve requires to increase the cash resources of commercial bank, therefore encourage the bank to offer some loans to the public. ठीक है, देख, कैश जो है, कुछ कैश बैंक्स को किसको जमा कराना होता है? आरबीआई को। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि वो जो है आरबीआई ने, वो जो रिजर्व रेशो है, जितना रिजर्व रखना था अपने पास, वो कम कर दो। मान लो पहले बैंक्स ने आरबीआई के पास 20,000 रखना था या 1 लाख रखना था, ठीक है। लेकिन अब आरबीआई ने क्या बोल दिया कि आप मेरे पास 1 लाख मत रखो, आप मेरे पास सिर्फ 20,000 रख दो। तो बाकी जो 80,000 हुआ, उसका कमर्शियल बैंक क्या करेगी? कमर्शियल बैंक वो पब्लिक को ही देगी ना। तो आरबीआई की रेशो घटाने से जो पेमेंट बची, उसको जो कमर्शियल बैंक है उसने क्या किया? पब्लिक को लोन देना शुरू कर दिया, जो बचे 80,000 उसका। जिसकी वजह से पब्लिक ने लोन लिया, तो पब्लिक क्या करेगी? उस लोन का काम पे ही लगाएगी अपने। ठीक है,
तो उन्होंने काम पे लगाया जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। देन लोइंग द डिस्काउंट रेट वही है, अगर जो डिस्काउंट रेट है या इंटरेस्ट रेट है जो बैंक का लोन का, अगर वो कम हो जाए तो हर एक व्यक्ति क्या है, लोन लेना पसंद करेगा। ठीक है, सेम वही आ गया डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट, कि अगर डिस्काउंट रेट हो गया तो भी बोरिंग बढ़ेगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोगों के पास सेविंग्स बढ़ेगी। देन फिजिकल पॉलिसीज आ गया, वो था मॉनेटरी पॉलिसीज। अब था पॉलिसी फिजिकल पॉलिसीज। फिजिकल पॉलिसीज में क्या कह रहे हैं, डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस कम कर दी, टैक्स कम कर दिए, टैक्स कम करने से क्या होगा, इनकम जो टैक्स पे जानी थी वो एम्प्लॉय को बच गई, वो वर्कर को बच गई, वो इनकम से वो कुछ नया कर सकते। इन शॉर्ट टैक्स कम करने से उसकी कंजप्शन पावर बढ़ेगी, कंजप्शन पावर बढ़ने से मनी में सप्लाई फ्लो बढ़ेगा, सप्लाई फ्लो बढ़ने से पीपल को काम मिल सकता है। देन इंक्रीज इन, हम यही बोल रहे हैं कि रिसेशन की वजह से काम नहीं मिल रहा, तो इन सब कारणों से रिसेशन हट सकता है, तो रिसेशन हट जाएगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाएगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा करने लग जाए, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स बढ़ाए, अपने लोगों के लिए जॉब्स निकाले। डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स, ट्रेनिंग एंड टेक्निक एजुकेशनल, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन दे, न्यू लैंड डेवलप करे, जॉब क्रिएट करे वेरियस सेक्टर्स में, ठीक है, जहाँ पे जॉब क्रिएट की जा सकती है उन सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करे गवर्नमेंट। देन आ गया हमारा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है, फ्लक्चुएट करता रहता है। बिजनेस साइकिल इज अ कंपोज ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड विद रेजिंग प्राइस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, फॉलो बाय पीरियड बैड ट्रेड विद फॉलिंग प्राइस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं शुरू कहाँ से होता है बिजनेस साइकिल, गुड ट्रेड से शुरू होता है जिसमें प्राइस ज्यादा होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, और एंड कहाँ पे होता है, बैड स्टेज पे, जहां प्राइस भी गिर जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है। करेक्टर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, प्रिवेल ऑल इंडस्ट्री, सभी पे लगते हैं, सभी इंडस्ट्री पे लगते हैं। इसकी जो मूवमेंट है लाइक वेव है, ठीक है, फ्लक्चुएट होता रहता है पीरियोडिकली, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि खुलना और बंद होना जिसको बोलते हैं हम, बढ़ना और कम होना वो चीज, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। देन फेसेस आ गए, ये देखो, ये है हमारा साइकिल, ये पीरियड ऐसे होता है। स्टार्टिंग फेज न्यू इंट्रोडक्शन, यहाँ से गया पीक पे पहुंच गया, देन वापस नीचे आया, फिर हमने उसमें कुछ इनोवेशन की, फिर वो पीक पे चला गया और फिर वो वापस नीचे आया, और ये फिर पीक पे जा सकता है अगर हम इसमें कोई नई इनोवेशन कर देते। ठीक है, ये इसका ये फ्लो है, ये ट्रेंड है। ठीक है, फर्स्ट आएगा बूम, बूम पीरियड, पीक बोलते हो जिसको, यहाँ पे दो ही मतलब शो करेंगे, एक ये और एक ये, पीक फ्रॉड, पीक फ्रॉड, ठीक है। पीक में क्या करेंगे, पीक पीरियड है यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस भी बढ़े हुए हैं, ठीक है, लोग खरीद भी रहे हैं, हमारे गुड को पसंद भी कर रहे हैं, डिमांड भी हाई है, दैट इज द पीक सेशन। पीक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्पेरिटी पीरियड, प्रोस्पेरिटी किसको बोलते हैं, समृद्धि, ठीक है, सब कुछ होना। तो पीक पीरियड में क्या है, समृद्धि है, सब कुछ है। इट विल कम टू द एंड विद द फोर्स फेवरेबल एक्सपेंशन स्लो डाउनवर्ड। देन आ गया रिसेशन, रिसेशन पीरियड क्या है, एंड ऑफ प्रोस्पेरिटी, खत्म हो गई। ठीक है, इसमें क्या आएगा, डिक्रीज होगी आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम जो है वेजेस और प्रॉफिट वो रिड्यूस होगी, कंजप्शन डिक्लाइन होगी, सब कुछ डिक्लाइन होगा, सब कुछ डाउनवर्ड जाएगा, दैट इज रिसेशन। थर्ड आ गया थ्रॉट, थ्रॉट में क्या है, रिसेशन एंड करेगा, ये देखो ये रहा, ये रहा,
दैट इज ट्रॉट। यहाँ पे रिसेशन खत्म हो, ये रिसेशन है, यहाँ पे ये खत्म हो, ठीक है। व्हेन द रियल जीडीपी स्टॉप फॉलिंग, ठीक है, अब जीडीपी फॉल करने लगी। अभी तक तो सिर्फ इनकम और प्राइस फॉल कर रहे थे, अब जीडीपी भी फॉल कर रही है, ठीक है। मिनिमम पॉइंट इज कॉल्ड ट्रॉट, सबसे छोटा पॉइंट वो है ट्रॉट, ठीक है। ऑल ओवर लेवल ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटी विल ड्रॉप टू द लोएस्ट लेवल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई है, मैनी प्रॉब्लम्स आ गई है, हमको सफर करनी पड़ रही है एज अ सोसाइटी। देन रिकवरी, ये देखो, ये आ गया हमारा बूम, बूम, ये रिसेशन, ये थ्रॉट, और ये अगेन, ये जो अगेन ऊपर जाएगी ना, ये मतलब शुरू होगी जानी, दैट इज रिकवरी। रिकवरी में क्या लिखा है? रिकवरी इज द पीरियड ऑफ रिवाइवल लीडिंग टू अप टर्न ऑफ द इकोनॉमी। दोबारा से इकोनॉमी क्या जा रही है? अब अपवर्ड जा रही है, दैट इज रिकवरी। रिकवरी वैसे भी हम बोलते हैं जब रिकवरी कर रहा है कोई, ठीक है। तो रिकवरी का क्या मतलब हो रहा है? वो ठीक हो रहा है ना। तो इसी तरह रिसेशन से हम वापस ठीक हो रही है हमारी जो बिजनेस साइकिल है, इसलिए उसको क्या नाम दिया है? रिकवरी का नाम, ठीक है। डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, इनपुट थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, एम्प्लॉयमेंट लेवल थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। ये देखो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये डायग्राम अगर आपको पेपर में आता है बिजनेस साइकिल, ये डायग्राम मस्ट है। पीक पीरियड में आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सबसे ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट लो। रिसेशन में आउटपुट डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। थ्रोट में मिनिमम लेवल है दोनों का, अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे। रिकवरी पे आउटपुट फिर से इंक्रीज करने लगा और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन करने लगा। आप ये याद कर लेते हो ना, इसको याद करके आप ये इसको वर्ड्स में लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत ही नहीं। आप लिख सकते हो इन अ पीक टाइम आउटपुट गेटिंग टू बी एट इंक्रीजिंग लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट गेटिंग टू देयर लो लेवल, इट इज अ पीरियड ऑफ पीक पीरियड। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर? यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया 13। इज इट क्लियर टू ऑल? चैप्टर 13 क्लियर है? ओके, नाउ चैप्टर 14। चैप्टर 14 जो अभी हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा, पीक, रिसेशन, थ्रॉट, रिकवरी, ये जो हमने पीक सेशन पढ़ा, उस सेशन की थ्योरीज, बिजनेस साइकिल की थ्योरीज वो है इसमें। तो सबसे पहले आएगी मॉनेटरी थ्योरी। दो थ्योरी है, मॉनेटरी एंड इन्वेस्टमेंट। देन आपको ट्रेड साइकिल पढ़ाएंगे, देन थ्योरी बताएंगे ट्रेड साइकिल। फर्स्ट आ गया मॉनेटरी थ्योरी एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी। प्योर मॉनेटरी थ्योरी, ट्रेडिशनल बिजनेस साइकिल theorists evaluate business cycle by taking into account an economy, monetary and credit system. As a result, these conversional theory are refers to be the monetary theory of the business cycle. The business cycle, according to the monetary theory, is caused by variation in monetary and credit term condition, credit market conditions. Outre, the main supporter of this theory, दो फेसेस होते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। चेंज इन द फ्लो ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू हिम कॉज चेंज इन द इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि मनी की सप्लाई कम या बढ़ेगी तो हमारा जो पीरियड है, जो हमारा बिजनेस साइकिल है, उसमें भी चेंज आएगा ड्यू टू मॉनिटरी, ठीक है। मॉनिटरी चेंज आएगा, मतलब मनी की वजह से जो चेंज आएगा उसको हम मॉनिटरी थ्योरी बोलेंगे ऑफ द बिजनेस साइकिल, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल, इसमें वही लिखा है एग्जाम्पल,
कि मान लो वही जो पीछे हमने पढ़ा, आरबीआई की रिजर्व रेशियो। वेट अ मिनट। आरबीआई की रिजर्व रेशियो पढ़ी हमने। अगर आरबीआई रिजर्व कम करने लग जाए, वही बात हो गई, आरबीआई ने रिजर्व कम कर लिया, तो मनी ज्यादा किसके पास हुई? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि वो इतने इतने मनी अपने पास स्टोर करके रखे। तो वो क्या करता है, वो मनी जनरल पब्लिक को लोन के लिए दे देगा। जनरल पब्लिक को जब लोन मिलेगा, जनरल पब्लिक के पास मनी सप्लाई हुई। अब मान लो मैंने लोन लिया ही काम पे है, मैंने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लोन लिया है। तो मेरा बिजनेस जब स्टार्ट होएगा, स्टार्टिंग में तो मेरा पीरियड भी कौन सा आएगा? पीक पीरियड आएगा ही आएगा। जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगी और मेरे पास कोई अच्छा आइडिया होगा, तो मेरे लिए भी पीक पीरियड आएगा। तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बिजनेस साइकिल चलेगा और बिजनेस साइकिल बनेगा। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? और हमने बोला था वहां पे कि इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट अगर वो कम हो जाए, ठीक है, तो भी क्या होएगा? हमारा मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से काम करेगी। ठीक है। ये देखो, डुप्लीकेट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बोल रहे हैं। इससे क्या होगा? अगर कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाती है तो क्या आएगा? लोन इंक्रीज होएगा। इनफ्लो ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट कम, इनफ्लो जो है वो कम हो जाएगी। लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, वो सेविंग कम करेंगे, वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, वो लोन लेंगे। विड्रॉल और डिपॉजिट, वो अपने डिपॉजिट विड्रॉल करेंगे और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे लगाएंगे। देन इसका क्रिटिसाइजेस क्या है इस पॉलिसी का? इस पॉलिसी का क्रिटिसाइज ये है कि फ्रॉम मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक न्यू इन्वेस्टमेंट डिमांड, cost structure, businessman expectation can all influence इकोनॉमी एक्टिविटी। हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स देख रहे हैं, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स है वो भी तो इफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, वो भी तो इफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस साइकिल को। उसको हम थोड़ा निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। देन theory also describe the expansion and recession phase of the business cycle but does not explain the intermediate phase। ठीक है, जो थ्योरी है उसने हमें ये तो बता दिया कि बिजनेस पीक पे जाएगा और बिजनेस नीचे गिरेगा, लेकिन उसका जो इंटरमीडिएट पीरियड है, यानी कि उनका जो बीच का पीरियड है, ठीक है, जो वो स्ट्रेस होएगा या जो वो हैप्पीनेस होगी, वो एक्सप्लेन नहीं किया है। Then cause of businessmen are more sensitive to interest rate, then this is not the case. Instead, they are more concerned with future opportunities। ठीक है, जो ये बिजनेसमैन होते हैं ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के कम होने से ये ज्यादा लोन नहीं लेते, ये क्या करते हैं? फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ठीक है, मनी को बनाने की कोशिश करते हैं रदर देन की बोरो करने की। Then fundamental focus of monetary over investment theory is the disparity between actual and desired investment। The actual investment, according to the notion, is substantially higher than the desired investment। ठीक है, Haig proposed that this theory, and according to him, an economy, investment, and consumption pattern should be in synchronized in order to achieve balance. Voluntary saving should be equivalent to actual investment in an economy to maintain its equilibrium। In this type of economy, total investment is disturbed among industries in such a way that each producer produce product to a certain limit, ensure that demand and supply are balanced। This indicates that investment in the entire economy is equal at all level and for all products. There would be that in expansion or contraction as a result. The economy should always remain in balance. According to this theory, change in economic condition would occur only when the money supply and the in opportunity and the saving investment relationship show fluctuation। It is important to mention that when investment opportunity expand,
while voluntary saving remains steady, the investment saving relationship is impacted. Low interest rate, high marginal efficiency of capital, and growth in a businessman is expectation all contribute to expanded investment prospectus. The demand for the goods and services far diminishing people purchasing power. As a result, as people purchasing power decline, the real demand for an item does not increase at the same rate as investment. The real investment is done at the cost of real consumption. The equilibrium between investment and consumption demand has been disturbed. As a retail, maintaining the existing investment rate is tough. The demand for consumer product would be determined by individual income. वो बोल रहे हैं कि अगर अब देन आ गई इन्वेस्टमेंट थ्योरी, वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट थ्योरी में क्या है कि हमें सिर्फ अमाउंट को कंज्यूम ही नहीं करना, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर वर्किंग टुगेदर। हमने वो ऊपर पढ़ा था ना 3 सेक्टर मॉडल, जिसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बैंक के साथ, ठीक है, और बैंक का इंटरेस्ट रेट ले रहे थे। तो ये बोल रहे हैं कि चाहे रिसेशन हो, चाहे बूम हो, चाहे टफ पीरियड हो, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है तो हमारी बिजनेस के साइकिल को कोई भी हिला नहीं सकता। देखो रिसेशन तो आने ही आने, रिसेशन के बाद दोबारा से हम रिकवरी कर रहे हैं ना, तो वो रिकवरी पीरियड कैसे कवर होगा, वो इन्वेस्टमेंट से कवर। देन लिमिटेशंस आ गई कुछ, ठीक है, बिजनेस साइकिल की, या इंटरेस्ट रेट लोअर होने चाहिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टमेंट इफ द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। बैलेंस बिटवीन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेरी नेसेसरी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों में बैलेंस हो। देन इनोवेशन थ्योरी आ गई। दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। मंडे को आपका ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मंडे को आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि इस मंथ 30 को ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट शुरू करेंगे। कौन सा शुरू करना है आपने नेक्स्ट? मैंने निकाल रखा था, 1 मिनट। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है शायद, ये चैप्टर है आपको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये 2 सब्जेक्ट है, एक आपका है, एक एमबीए का है। मे बी आपका यही है बिजनेस वाला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो हम नेक्स्ट ये स्टार्ट करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी वो होंगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी तो होंगी सबके पास। मैम बिजनेस इन्वायरमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रह गया है। हाँ जी, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ही शुरू करेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है। अक्टूबर से आपका ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये भी, ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, मोटिवेशन की, ठीक है, लीडरशिप की। तो ये अच्छा है, मतलब ये जो है आपको नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, ओके।